नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन चैनल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया जारी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि ये जो तैयारी है भूगोल विषय की समान रूप से करवाई जा रही है। इसमें यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ दोस्तों एसएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें तो लगभग लगभग चैप्टर वाइज चीजें आपको कराने का प्रयास किया जा रहा है। आज आप देखेंगे तो भूगोल विषय में प्रैक्टिस सेट 51, जिसमें बादलों और उनके बादलों और वर्षा के विषय में अर्थात मेघ एवं वर्षण के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी साथी हमारे नए नए जुड़े हैं, हम उनसे जरूर एक बात जाहिर करेंगे कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको देखने का प्रयास करें, जिससे आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान समझिए। निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, मोती की माता कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा हुआ है पच्छाद मेघ, कपासी मेघ, वर्षास्तरी मेघ और अस्तरी मेघ। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़ा सा इनका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। पच्छाद मेघ को हम लोग सिरस क्लाउड कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए लिखा है कपासी, जिसे हम कॉटन क्लाउड भी कह सकते हैं या कॉमलस क्लाउड भी कह सकते हैं। ठीक है, कोमुलस क्लाउड कहिए या फिर कॉटन क्लाउड कहिए। वर्षा स्तरी दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि निम्बस निम्बस स्ट्रेटो निम्बस स्ट्रेटो क्लाउड दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद यहां पर क्या दिया है? स्ट्रेटो क्लाउड दिया। चार ऑप्शन यहां पर आप देख रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मेघ को मोती की माता कहते हैं? पहली बात तो दोस्तों, जो मोती होता है आप सभी लोग जानते हैं, जो मोती होता है, मोती की अगर हम बातचीत करें तो इसका मतलब क्यों कहा गया होगा, इसको हम लोग समझिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी जो पृथ्वी है, ये हो गई पृथ्वी, और इस पृथ्वी की सतह से जुड़ा हुआ जो मंडल है, इसे कहेंगे ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कहेंगे दोस्तों। ट्रोपोस्फियर का मतलब होता है परिवर्तन मंडल या परिवर्तनीय मंडल। ठीक है, अर्थात हमने इसी मंडल को क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, चाहे फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स हो, रेनफॉल हो, थंडरिंग हो, लाइटनिंग अर्थात बादलों का बनना हो, वर्षा का होना हो, चमकना, बिजली का चमकना हो, गरजना हो, ओस का निर्माण हो, चक्रवातों का बनना हो, ये सभी की सभी स्थितियां कहां पर? क्षोभ मंडल में बनती है दोस्तों। अब चूंकि हमने कहा बादलों के निर्माण की बातचीत हो, तो बादल भी यहीं पे बनते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें, सबसे ऊंचाई में जो बादल होते हैं लगभग 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में, उन्हें हम सिरस क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सिरस क्लाउड कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी। इसका मतलब यह है कि जो जलवाष्प होता है, वो जलवाष्प जब इस ऊंचाई पहुंचते होंगे तो ये धीरे धीरे ठंडे हो जाते होंगे, इतने ज्यादा ठंडे हो जाते होंगे कि ये बर्फ के कणों के समान हो जाते हैं। और जो बर्फ के कण होते हैं दोस्तों, उन्हीं को कहा जाता है मोती। अब ये जो मोती होते हैं, ये जो बर्फ के कण होते हैं, आइस पार्टिकल होते हैं, इनको कौन संजोए रखता है? सिरस क्लाउड संजोए रखता है। इसीलिए सिरस क्लाउड को मोती की माता कहा जाता है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो पच्छाभी मेघ है, पच्छाभी मेघ पच्छाभी मेघ इंडिकेटर ऑफ साइक्लोन कहे जाते हैं, यानी चक्रवात के सूचक भी कहे जाते हैं दोस्तों। तो इनके विषय में आपको समझना है कि हमारे हमारे क्षोभ मंडल में सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल होते हैं पच्छाभी मेघ, जो लगभग 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे कणों के हिम सीकर पाए जाते हैं, और चूंकि इस मंडल में, इस बादलों में पाए जाते हैं, इसलिए इन बादलों को मोती की माता कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? मोती की माता कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इंडिकेटर ऑफ साइक्लोन कहते हैं, इंडिकेटर ऑफ साइक्लोन कहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है
कि सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर, ऐसा नहीं है कि सूर्य और चंद्रमा के पास है ये बादल, ये तो क्षोभ मंडल में है, लेकिन हमें ऐसे प्रतीत होता है कि सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर एक ये प्रभा मंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? प्रभा मंडल का निर्माण करते हैं, अर्थात HALO, हालो का निर्माण करते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। तो पहले क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? तो विकल्प ए को सही करेंगे, पच्छाद मेघ होगा, अर्थात सिरस क्लाउड होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? बताएं दोस्तों। प्रभा मंडल, वर्षा मेघ, भाई जो प्रभा मंडल बनाते हैं दोस्तों, प्रभा मंडल जो समान रूप से बनाते हैं, इसमें वर्षा मेघ लिखा हुआ है, वर्षा स्तरी मेघ लिखा है, कपासी मेघ लिखा, पच्छाद मेघ। देखिए पच्छाद मेघ जो होते हैं वो तो बारिश करते नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये सफेद रंग के होते हैं, श्वेत रंग के होते हैं, हिमकणों की भांति होते हैं। अब इसके बाद कपासी लिखा है दोस्तों, क्या कपासी हो सकता है? नहीं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को बी विकल्प को सही करना है। जो वर्षा स्तरी मेघ होते हैं, निम्बस स्ट्रेटो क्लाउड होते हैं, वह समान रूप से इस प्रकार की वर्षा करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओक्टास मापनी का प्रयोग। देखिए एक प्रकार की मापनी है, मेजरमेंट करने का एक यंत्र है। ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों बताइए, तेजी के साथ बताने का प्रयास करिए। वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए, ओस जमाव के स्तर के लिए, मेघाच्छादन के लिए, सौर प्रकाश की मात्रा के लिए। बताएं सभी लोग, ओक्टास मापनी का जो प्रयोग होता है निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए किया जाता है? बताएं भाई। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता, ओस जमाव का स्तर, मेघाच्छादन की मात्रा और सौर प्रकाश की। तो याद रखेंगे दोस्तों, मेघाच्छादन अर्थात बादलों का जो बनना है, उनका जो विस्तार है, उनके मापने के लिए दोस्तों जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसका नाम है ओक्टास मापनी। तो यहाँ पर सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। ये एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से इसको समझें और बताने का प्रयास करें। देखिए एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से, इसमें लिखा नेफोमीटर। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है दोस्तों? नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? क्या वर्षा की मात्रा को, बादलों की दिशा और गति को, सागरी लवणता को, या फिर दोस्तों उपर्युक्त सभी? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो नेफोमीटर होता है वह बादलों की दिशा और गति को मापता है। बादलों की जो दिशा होती है और उसकी जो मूवमेंट होता है, गति होती है दोस्तों, उसके विषय में इसका मापन किया जाता है। वर्षा की मात्रा दोस्तों का मापन रेन गेज के द्वारा किया जाता है। तो विकल्प बी को सभी लोगों को सही करना है। विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा। अगला प्रश्न है, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होते हैं? सोचो जरा दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कौन सा मेघ है जो वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होते हैं। बताएं भाई। पच्छाद मेघ, दूसरा स्तरी मेघ, तीसरा कपास मध्य मेघ, चौथा है वर्षा स्तरी मेघ। सोचो जरा, मैंने अभी अभी बताया कि हमारा जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मंडल, सतह से कहां तक? सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर औसत रूप से दोस्तों, और इसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपो मतलब होता है परिवर्तन और स्फीयर का मतलब होता है फैला हुआ या फिर मंडल। और इस ट्रोपोस्फियर में लगभग 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई में जो बादल पाए जाते हैं उन्हीं को हम सिरस क्लाउड या फिर पच्छाद मेघ कहते हैं। इन बादलों में आप देखेंगे जो बादल होते हैं ये हिम कणों की भांति होते हैं, छोटे छोटे बर्फ के कणों की भांति होते हैं। इसीलिए इन बादलों को मोती की माता भी कहते हैं। इन्हें इंडिकेटर ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में इन बादलों की उपस्थिति से हमारे जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वह चक्रवात आने की सूचना प्राप्त करते हैं। और तीसरा,
सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण भी करते हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे पच्छाद मेघ, ये विकल्प ए इज राइट, विकल्प ए को सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? दोस्तों, रेशेदार जो दिखाई देने वाले मेघ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या कपासी मेघ कहते हैं, अस्तरी मेघ कहते हैं, पच्छाद मेघ कहते हैं, या फिर अस्तरी मध्य मेघ कहते हैं? देखिए, जो रेशेदार होते हैं, याद रखें, रेशेदार जो बादल होते हैं उन बादलों को क्या कहा जाता है? इसके लिए भी आप सभी लोगों को याद रखना है, पच्छाद मेघ ही लगाना है। पच्छाद मेघ छोटे छोटे हिमकणों के रेशे की भांति होती हैं, याद रखेंगे। तो इसलिए पच्छाद मेघ को सही जवाब के रूप में सही करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7वां आप देखेंगे। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? अर्थात कौन से बादल हैं जिन्हें हम लोग गोभी के फूल के समान देखते हैं, या फिर इन्हीं बादलों को दोस्तों हम कपास धुनी हुई रुई के समान देखते? दोनों बातें हैं, एक तो गोभी के समान हो गया, गोभी के फूल के समान हो गया, और एक होता है धुनी हुई रुई के समान, धुनी हुई रुई के समान। दोस्तों, तो आप ही बताइए ये बादल कौन से होंगे? अस्तरी मेघ होंगे, पच्छाद मेघ होंगे, या फिर दोस्तों आप देखेंगे कपासी मेघ होंगे, या वर्षा स्तरी मेघ होंगे? 4 विकल्प आपके सामने हैं, अस्तरी मेघ, पच्छाद मेघ, कपासी मेघ और वर्षा स्तरी मेघ। 4 विकल्प आपके सामने हैं। गोभी के फूल के समान प्रतीत होते हैं, तो इसमें कपासी मेघ को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि फूल गोभी के समान या फिर धुनी हुई रुई के समान कौन से बादल होते हैं? तो कपासी मेघ होते हैं, इसीलिए इन्हें कैलीफ्लावर क्लाउड या फिर इन्हीं को हम कॉटन क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। अगला है, विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन से बादल देखने को मिलते हैं? जो विषुवतीय रेखीय प्रदेश होता है वहां पर कौन से बादल देखने को मिलेंगे दोस्तों? पच्छाद, कपासी वर्षा, पच्छाद स्तरी या फिर अस्तरी मेघ? सोचो जरा इसके ऊपर क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है इसमें 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर क्षोभ मंडल में कौन से बादल होंगे? तो याद रखिएगा यहाँ पर हुए बादल होंगे क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब तापमान ज्यादा होगा तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा, और वेपराइजेशन की जो दर होगी वहां पर उसी प्रकार के बादल होंगे जो सबसे ज्यादा वर्षा करते होंगे। इसलिए दोस्तों कपासी वर्षा, कौन से? कपासी वर्षा अर्थात कोमुलस निम्बस क्लाउड, बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती रहती है, और यहाँ पर होने वाली वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं, इस बात को भी याद रखना है। और यहाँ पर अगर वर्ष भर वर्षा होती है, और सोचिए लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसीलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वे सदाबहार होते हैं। याद रखेंगे कैसे होते हैं? सदाबहार होते हैं, अर्थात आप देखें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में होते हैं, जिसमें सिनकोना, आबनूस, लियाना, महोगनी इस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों विकल्प बी को सभी लोग सही करें, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? दोस्तों यानी तड़ित झंझा हो, ठीक है, तेजी से लाइटनिंग हो, बादल वगैरह जो है तेजी से चमके, और मूसलाधार वर्षा हो दोस्तों, ठीक है, बादलों का तड़पना हो, बादलों का फटना हो, या मूसलाधार बारिश हो, ये विशेषता किन प्रकार के बादलों में? देखिए कपासी वर्षा लिखा है, वर्षा स्तरी लिखा है, कपासी मेघ लिखा है, पच्छाद कपासी मेघ। देखिए सीधी सी बात है कि हमारे पृथ्वी की सतह से तुरंत जुड़े हुए जो बादल हैं उन्हें हम वर्षा मेघ कहते हैं,
निम्बस क्लाउड कहते हैं। और ये जो वर्षा मेघ होते हैं, ये जब दूसरे स्वभाव वाले बादल अर्थात कपासी मेघ के साथ अचानक मिलते हैं तो आप देखेंगे तीव्र लाइटनिंग के साथ, तीव्र गर्जना के साथ साथ मूसलाधार वर्षा होती है। इसलिए आप देखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वह जवाब होगा दोस्तों विकल्प ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करता है? दोस्तों बताइए तो कौन से बादल हैं जो सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण करते हैं? पहली बात तो यह है कि बादल सूर्य और चंद्रमा के पास नहीं होते, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा बहुत दूर हैं दोस्तों, बहुत दूर हैं। लेकिन यहां से पृथ्वी से हमें यह समझ में आता है कि सूर्य के चारों ओर ये प्रभामंडल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। सूर्य हो या फिर चंद्रमा हो, आप देखेंगे एक गोल गोल आकृति बना रहे हैं और इसी को हम प्रभामंडल कहते हैं। आखिर ये बादल कौन से हैं? क्या स्तरी कपासी हैं, कपासी मेघ हैं, या पच्छाभी कपासी हैं, या फिर पच्छाव स्तरी हैं? तो देखिए इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि जो पच्छाव मेघ है वो तो है ही है, इसके साथ साथ दोस्तों पच्छाव के साथ साथ स्तरी मेघों में भी इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। तो इसलिए पच्छाव स्तरी अर्थात डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां इज राइट, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है, क्यों नहीं बरसते भाई? पहली बात तो रेगिस्तान होता क्या है? रेगिस्तान क्या होता है? वे स्थलीय क्षेत्र जहां पर आप देखेंगे औसत से कम वर्षा होती हो और तापमान असंगत रहता हो, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अगर तापमान ज्यादा है और वर्षा कम हो रही है तो वहां पे जो मरुस्थल होंगे वो रेगिस्तान होंगे। कैसे मरुस्थल होंगे? रेतीले गर्म मरुस्थल होंगे। और रेतीले गर्म मरुस्थल के ऊपर अगर आप आसमान में देखेंगे तो वहां की हवा में आर्द्रता की कमी पाई जाती है, ह्यूमिडिटी की लैकनेस होती है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। अब आप ही बताइए, रेगिस्तान में जो बादल बरसते नहीं इसका कारण क्या है? क्या उच्च वायु वेग के कारण है, निम्न तापमान के कारण है दोस्तों, अल्प वायु वेग के कारण है, निम्न आर्द्रता के कारण? अब आप सभी लोग बताइए पूरा खेल किसका है? आर्द्रता का है। जब हवा में नमी रहेगी ही नहीं भैया, जब हवा में नमी रहेगी ही नहीं तो बरसेंगे क्यों? इसलिए ऐसे रेगिस्तान के क्षेत्रों में वर्षा कराने के लिए हमें कृत्रिम वर्षा का सहारा लेना पड़ता है। कैसी वर्षा दोस्तों? कृत्रिम वर्षा का सहारा लेना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो कृत्रिम वर्षा है इसमें सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव वायुयानों के द्वारा किया जाता है और ये वायुमंडल में स्थित नमी को क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। और जब इकट्ठा कर लेते हैं तो वहां पर इस प्रकार से बादल वगैरह बन जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मेघ बीजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेघ बीजन कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लाउड सीडिंग कहते हैं। मेघ बीजन कहिए या फिर क्लाउड सीडिंग कहिए, ये इसका मामला होगा, ठीक है। अब आप ही बताइए क्या होगा उत्तर? इसके लिए डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है। दोस्तों बताइए किस पर निर्भर करती है? क्या पर्वतों की दिशा पर निर्भर करती है, समुद्र तल के वाष्पीकरण पर निर्भर करती है, ग्रीष्म की कठोरता पर निर्भर करती है? इसमें से कोई नहीं। सोचो, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है। आप ही बताइए कि अगर हम पृथ्वी की बातचीत करें और पृथ्वी में अगर हम 0 डिग्री अक्षांश की बातचीत करें, 0 डिग्री अक्षांश में सूर्य का सीधा सा डायरेक्ट प्रकाश पड़ता है। जब तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? ज्यादा होगी। और जहां पर वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी वहां पर वर्षा वाले जो बादल होंगे वो ज्यादा फॉर्मेट होंगे, वो ज्यादा बनेंगे। इसीलिए ना विषुवत रेखी क्षेत्र में आप देखेंगे लगभग 200 से ज्यादा यानी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। और ये जो क्षेत्र होता है साल भर एवरग्रीन रहता है, साल भर सदाबहार बना रहता है, ठीक है। ये चीज को आपको समझना है। अब इसमें क्या है? पर्वतों की दिशा। अच्छा, पर्वतों की जो दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन्स होते हैं,
हम ये जरूर मानते हैं कि पर्वतीय वर्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, अर्थात पर्वत के एक साइड में वर्षा हो जाएगा और दूसरा साइड सूखा पड़ा रह जाएगा। इस प्रकार की दुनिया में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप की बातचीत करें, अफ्रीका में इधर देखो एटलस पहाड़ है, एटलस पहाड़ से इधर की तरफ भूमध्य सागर की ओर से जो हवाएं आर्द्रयुक्त आती होंगी, ये पहाड़ इनको रोक करके इधर ही वर्षा करवा लेता होगा। तो आप सोचिए, इधर सहारा मरुस्थल जैसा निर्माण हो गया, सहारा मरुस्थल का निर्माण हो गया। इसी प्रकार भारत में मेघालय जो पठार है, मेघालय पठार ही ज्यादातर वर्षा करवा लेता है। तो देखिए आगे जाने पर वर्षा कम हो जाती है, अर्थात तिब्बत क्षेत्र में लगभग ना के बराबर वर्षा होती है। तो कई ऐसे कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए समुद्र तल के वाष्पीकरण पर निर्भर करता है। ये बात सही है कि भैया वाष्पीकरण जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से बारिश वगैरह बनेगी, ठीक है ना, होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? यानी जो 0 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है, भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है, इसमें होने वाली जो वर्षा होगी वह संवहनी वर्षा होगी। कौन सी वर्षा होगी दोस्तों? संवहनी वर्षा, ठीक है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो, विषुवत रेखीय क्षेत्र हो, ये दोनों क्षेत्र एक ही हैं, ठीक। और इस क्षेत्र में होने वाली जो वर्षा होती है संवहनी वर्षा होती है। और आप देखेंगे यानी साल भर, वर्ष भर ये वर्षा होती रहती है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखें सी विकल्प को आप सभी लोग सही करें। हालांकि मानसूनी भी दिया है, पर्वतीय वर्षा दिया है, चक्रवाती दिया है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं, और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वर्षा होगी उसे चक्रवाती वर्षा कहेंगे। उपध्रुवीय क्षेत्र में उपध्रुवीय क्षेत्र में जो वर्षा होगी, यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन है। पहला भूमध्य रेखीय में संवहनी, दूसरा है दोस्तों उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा मानसूनी वर्षा होगी, और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा चक्रवाती वर्षा होगी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा संवहनी वर्षा कही जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ ही गया। दोस्तों ये जो सेशन है, सेशन को समझने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ये एक प्रकार से महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए बेंचमार्क बनने वाला है। क्योंकि जो एसएससी जीडी का दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कि संस्था में निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, और जो व्यवस्था है बिल्कुल गुरुकुल की तरह है। लगभग आप देखेंगे कि 6 घंटे की विधिवत क्लासेस आपको मिलती है, और सुबह के वक्त भी चलती है क्लासेस और शाम के वक्त भी चलती है, ठीक है। अब इसमें सोचिए एसएससी जीडी के लिए लगभग आप देखेंगे कि हम लोग तैयारी को 80% के आसपास करवा चुके हैं। अब बाकी जो रिमेन टाइम है, बचा हुआ जो समय है, उस समय में जो है बाकी बचा हुआ जो कोर्स होगा, बाकी बचा हुआ जो सिलेबस होगा, विधिवत तरीके से कराया जाए। तो सोचिए आप लोगों के लिए संस्था कितना बेहतरीन तरीके से सोच रखती है। और ये वही संस्था है दोस्तों जिसने हजारों की तादाद में दोस्तों लोगों को सरकारी नौकरी में भेजा। सरकारी नौकरी में दोस्तों अपने दम पर, मेहनत के दम पर दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया लिखाया गया, और आप देखेंगे अलग अलग तरह की सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में दोस्तों लगे हुए, ठीक है। हमारे संजय सर हमेशा कहते हैं कि आज के जमाने में या तो लोग फिर एक इंटरप्रेनर बनकर आत्मनिर्भर बने, उद्यमी बनकर जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़े, और या तो फिर नौकरी पा ले। अब जब नौकरी पाएंगे तो नौकरी के लिए दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आज की जो इज्जत है वो क्या होता है, या तो सरकार में हो जाए या तो सरकारी हो जाए। अब सरकार में दोस्तों स्टूडेंट का होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो पढ़ाई करता है, वो कहाँ राजनीति कर पाता है। इसलिए दोस्तों जब सरकार में नहीं हो सकते हो तो भाई हम उस मेहनत से कम सरकारी हो जाए, है ना। और सरकारी हो जाएंगे तो सरकारी होने का जो है दोस्तों कहते हैं कि भारत जैसे देशों में बहुत अहमियत, कम से कम ये तो जरूर कह सकते हैं कि भारत जैसे देशों में बड़ी अहमियत है सरकारी नौकरी, क्योंकि एक विशेष प्रोटोकॉल मिलता है दोस्तों। सोचिए अगर शरीर में वर्दी धारण कर लिए, तो अब सोचिए हमारे वर्दी पे कोई हाथ नहीं लगा सकता, यानी हाथ अगर कोई लगाया, कोई भी बदतमीजी किया, सोचिए वो सरकार का डायरेक्ट कॉलर पकड़ रहा है। और इसीलिए ऐसे लोगों को जो है पुलिस वाले बहुत मारते हुए आगे ले जाते। क्यों?
क्योंकि वो उस व्यक्ति पर नहीं, वो उस पोस्ट पर जो है कहीं ना कहीं हाथ डाल, और वो जो जगह है, वो जो कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं, वो भारत सरकार या फिर प्रदेश की सरकार के अंदर है ना। तो इसलिए बड़ा जो है इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, और इस प्रकार के प्रोटोकॉल को दोस्तों सुनिश्चित करने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे कभी कभी इतना ऊर्जा मिलती है आप लोगों से कि ऐसा लगता है कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप भी सफल होंगे तो सोचिए हमारा भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से आपसे कांटेक्ट है, एक प्रकार का जो है संबंध है। और उसी को देखते हुए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि मुझे गुमा होगा कि आपके कंधों में सितारे हो, मुझे गुमा होगा कि आपके कंधों में सितारे हो, वरना करोड़ों सितारों को रोजाना मैं रात में देखता। तो भाई उन सितारों से हमसे मतलब नहीं है, आप हमारे सितारे हो दोस्तों। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके फंडिंग करने वाले बहुत से दूसरे लोग होते हैं, बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार होता है, यहां तक कि बड़े बड़े वीवीआईपी और एक्टर को भी ले आते हैं प्रचार करने के लिए। आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि बड़े बड़े सिने स्टार को जो है कहते हैं कि आप इसमें पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अर्थात आप जैसे कह सकते हैं कि शाहरुख खान जैसे एक्टर को भी आप उतार देते हैं। लेकिन दोस्तों उनके पास शाहरुख खान है, लेकिन आप हमारे शाहरुख खान है दोस्तों। अगर हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास तो व्यवस्था नहीं कि उनको हम लेकर आए। हम कहीं ना कहीं आपके माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ, और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग विधिवत तरीके से तैयारी करें, मेहनत करें दोस्तों, ठीक है। और इसी शिद्दत के साथ, इसी मेहनत के साथ दोस्तों पढ़ाया जा रहा है, तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा होने वाला है। बस चीजों को पढ़ते जाइए, ठीक। अब इसमें देखिए शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है, अब आप ही बताइए किस प्रकार की वर्षा होती है। भाई भूमध्य रेखीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा हुई, मैंने आपको संवहनी बताया। अब शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होगी, तो चक्रवाती वर्षा होगी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वर्षा होगी वो मानसूनी टाइप की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी विकल्प को आप सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, यह किस प्रकार की वर्षा की विशेषता। भैया सीधी सी बात है कि अगर हम इस प्रकार से कोई एक पहाड़ बना लें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पहाड़ हमने बना लिया, ठीक है, और इधर की तरफ समंदर है। अगर मान लीजिए कि समंदर से उठने वाले जो जलवाष्प के कण होंगे वह इस पर्वत के ढलान के अनुरूप, इसीलिए लिखा हुआ है पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख, अर्थात अगर इस पहाड़ के अनुकूल, ढलान के अनुकूल अगर ये हवाएं चल रही है तो शिखर में जा करके, अर्थात शिखर से टकरा करके इस क्षेत्र में ही वर्षा कर देंगे। लेकिन दूसरा वाला जो क्षेत्र होगा वो पूरी तरह से सूखा रह जाएगा। अब जब दूसरा वाला सूखा रह जाएगा तो इस प्रकार की जो वर्षा होगी वो कैसी होगी, तो आप ही बताइए, क्या चक्रवाती होगी, प्रति चक्रवाती, संवहनी या पर्वतकृत। तो जाहिर सी बात है इसमें पर्वत के ढलान का बहुत बड़ा रोल है, और इस प्रकार की वर्षा को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहेंगे या माउंटेन रेनफॉल के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में किस रूप में होती है, यानी संसार की अधिकांश जो वर्षा होती है वो किस प्रकार की होती है, संवहनी, पर्वतीय, चक्रवाती या मानसूनी। दोस्तों सभी लोग बताइए, संसार की जो अधिकांश वर्षा होती है किस प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे दोस्तों, इसका ए विकल्प इसका सही जवाब है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। दोस्तों ये तो सीधा सा सवाल हो गया, अगर आपने मेहनत से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो दोस्तों मैंने आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र बताया, विषुवत रेखीय क्षेत्र बताया, इस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। तो क्या टुंड्रा क्षेत्र में होगी, मानसूनी क्षेत्र में, या भूमध्य सागरी या भूमध्य रेखीय। देखिए शब्दों को समझना सीखिए, यहां पर लिखा है भूमध्य सागरी और यहां पर लिखा है भूमध्य रेखी। भूमध्य रेखी का मतलब 0 डिग्री और भूमध्य सागरी का मतलब दोस्तों 30 से 45 डिग्री के बीच में। तो साल भर वर्षा वहां पर होगी जहां पर साल भर तापमान समान रूप से मिलेगा। तो 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आता है, और जब डायरेक्ट आता है तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा।
टेम्परेचर ज्यादा, वेपराइजेशन ज्यादा, रेनफॉल ज्यादा दोस्तों। तो इसलिए आप देखेंगे कि किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र को सभी लोग सही करिएगा। जल्दीबाजी मत करिएगा कि भूमध्य आपने पढ़ लिया और आपने सही कर दिया, तो ऐसा नहीं, भूमध्य रेखीय होना चाहिए। सागरी करोगे गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये रहा। और आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। देखिए दोस्तों, जाड़े की ऋतु में वर्षा, हमारे यहाँ तो जाड़े की ऋतु में वर्षा दोस्तों कम होती है। ग्रीष्मकालीन समय में मानसूनी वर्षा होती है। वही मानसूनी वर्षा जब वापस लौटता है, रिट्रीटिंग मानसून, तो हम कह सकते हैं कि ठंड के समय कुछ बारिश वर्षा हो जाती है। लेकिन जाड़े की समय जो है, सब वर्षा जो है जहां पर होती है, वह आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े के समय में ज्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहेंगे दोस्तों। पर्वतों के पवना मुख ढाल को या पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को। देखिए पवनामुख का मतलब होता है एक ऐसे पहाड़ हो गया, अगर ये इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ रहा है और यहीं पर वर्षा हो रही है, तो याद रखिएगा पवनामुख की अगर कर देंगे तो ये तो वर्षा क्षेत्र हो गया ना। पवनामुख अगर करेंगे तो ये तो वर्षा क्षेत्र हो गया। और पवना विमुख का मतलब करेंगे कि यहां से पवन ऐसे विमुख हो जा रही है, दूसरे डायरेक्शन में चली जा रही है, तो दूसरा वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, वर्षा रहित हो जाता है। इसके लिए पर्वतों के पवना विमुख ढाल को अर्थात विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, समान वर्षा की मात्रा, अर्थात जो समान वर्षा वाले क्षेत्र हैं, स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, समान वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं आइसोबाथ। क्या कहते हैं दोस्तों, आइसोबाथ कहते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का सेशन। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ पा रहे होंगे। और बाकी मैंने आपको बताया कि हमारे मिशन इंस्टीट्यूट में बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हुए हैं, जिसमें यूपीएसआई है, उत्तर प्रदेश पुलिस है और एसएससी है दोस्तों। बिल्कुल देरी मत कीजिए, बहुत ही मेहनत के साथ ऑफलाइन मोड पर आपको बिल्कुल मर्मज्ञ और हमारे महान शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है। आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, आज यहीं तक, जय हिंद।